रूबरू, एक खास मुलाकात। नमस्कार, मैं अरुण जायसवाल और आप देख रहे हैं कैंपस खबर का खास कार्यक्रम रूबरू। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं 12वीं के बाद आखिर हम कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, कहां हम अपना भविष्य बना सकते हैं। हालांकि 12वीं के बाद कई ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज हैं जिसमें छात्र अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं। इन सभी कोर्सेज में एक कोर्स है पत्रकारिता और जनसंचार। आखिर पत्रकारिता जनसंचार में किस तरीके से हम अपना करियर बना सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं और कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम आज के इस खास एपिसोड में चर्चा करेंगे। आज पत्रकारिता में देश के कई अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में कई ढेर सारे विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूशंस अलग अलग कोर्सेज संचालित कर रहे हैं, जिनमें से मंदसौर विश्वविद्यालय एक है। हालांकि फिलहाल मंदसौर विश्वविद्यालय पत्रकारिता और जनसंचार में दो अलग अलग कोर्सेज संचालित कर रहा है, जिनमें BA JMC और दूसरा है MA JMC। इसके साथ ही साथ मंदसौर विश्वविद्यालय का पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग इस साल एक सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट कर रहा है फिल्म मेकिंग में, जिसकी अवधि है मात्र 3 महीने। तो आखिर मंदसौर विश्वविद्यालय जब इन सारे कोर्सेज को संचालित कर रहा है तो किस तरीके से भविष्य में संभावनाएं हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले भी ये जानना जरूरी है कि अगर कोई छात्र पत्रकारिता और जनसंचार की पढ़ाई करना चाहता है तो उसे किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और साथ ही साथ किस तरीके की भविष्य में संभावना है। और इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अभिषेक कैटियार जी, जो कि 10 से 15 सालों का फील्ड में, पत्रकारिता फील्ड में अपना एक विशेष अनुभव रखते हैं, उनका एक विशेष योगदान है और फिलहाल सैम ग्लोबल यूनिवर्सिटी भोपाल में बतौर सहायक प्रोफेसर कार्यरत हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कैंपस खबर के इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार अरुण जी। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आज जब पत्रकारिता जगत में बात कर रहे हैं तो जनरली जब मीडिया की बात कर रहे हैं तो आज बच्चों का रुझान या तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ है या तो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया की तरफ। लेकिन कहते हैं कि पत्रकारिता का जो मूल है वो प्रिंट मीडिया है। तो आज प्रिंट मीडिया में किस तरीके की संभावनाएं हैं और किस प्रकार की चुनौतियां हैं छात्रों के लिए, मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूँगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने अरुण कि पत्रकारिता का जो मूल है वो प्रिंट मीडिया से ही शुरू होता है। यदि हम पत्रकारिता के शुरुआती दौर में जाएं या फिर आज के जितने भी प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पत्रकारिता की यात्रा की शुरुआत प्रिंट मीडिया से ही की थी। तो प्रिंट मीडिया को हम दरकिनार करके नहीं चल सकते। आजकल के युवाओं में जिस प्रकार से देखा जाए तो टीवी पर ग्लैमर को देखते हुए, एंकरिंग करते हुए, लड़के लड़कियों को देखते हुए या FM पर RJs को सुनते हुए एक क्रेज़ आता है कि उन्हें स्टार्ट करना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से या फिर आज के दौर के डिजिटल मीडिया से। लेकिन इन सारी विधाओं में आने के बाद भी आपके अंदर जो दो मूल क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो ये होती हैं कि आपको लिखना बेहतर आना चाहिए, आपको बोलना बेहतर आना चाहिए और पढ़ना बेहतर आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको तब तक नहीं आ सकती जब तक आप प्रिंट को गंभीरता नहीं देंगे। आज अगर हम युवाओं से बात करें और ये पूछें कि क्या वे अखबार पढ़ते हैं, तो बहुत कम युवा रोज़ सुबह अखबार पढ़ते हैं। ये आदत लगभग ख़त्म सी होती जा रही है। जो भी स्टूडेंट इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं उन्हें अखबार पढ़ने को अपनी हैबिट में शामिल करना चाहिए। यदि वो अच्छा पढ़ना जान जाते हैं तभी वो अच्छा बोल सकते हैं, क्योंकि अखबार पढ़ना आपकी रीडिंग और सिलेबस की बुक्स पढ़ने से एकदम अलग होता है। बिल्कुल, आपका जो फ्लो बनता है वो उससे बनता है, आपकी जर्नलिस्टिक वोकेबलरी बढ़ती है उसके कारण। तो प्रिंट मीडिया को दरकिनार हम कभी नहीं कर सकते। भाषा पर पकड़ अगर आपको पानी है, फ्लुएंसी में हिंदी बोलना है या इंग्लिश बोलना है, तो प्रिंट मीडिया आज भी एक बेटर ऑप्शन है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि बचपन में जब हम छोटे थे तो हम लोग कॉमिक्स पढ़ा करते थे। आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी ज़रूर। कॉमिक्स पढ़ने से चाचा चौधरी हो गया, रमन हो गया, नागराज हो गया, सुपर कमांडो ध्रुव हो गया। उन कॉमिक्स को पढ़ने का फ़ायदा ये हुआ कि हमारी पढ़ने की शैली एकदम विकसित हो गई और उसको उसी तरीके से बोलने की शैली भी विकसित हो गई। तो ये जो कॉमिक्स हैं या मैगजीन्स की स्टोरीज़ हैं, ये भी प्रिंट मीडिया का ही एक एग्जाम्पल है। तो कहीं ना कहीं हमको पढ़ने की आदत डालनी है। अब वो हम अखबार पढ़ें, पत्रिकाएं पढ़ें, कॉमिक्स पढ़ें, मैगजीन पढ़ें, जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे तब हम अच्छा बोल पाएंगे। यदि हम गलत पढ़ेंगे तो हम गलत बोल पाएंगे। तो प्रिंट मीडिया हर मायने में पत्रकारिता की शुरुआती अनुभवों को
सही तरीके से लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। हर पत्रकारिता के छात्र को प्रिंट मीडिया में एक बार ज़रूर कार्य करना चाहिए या उसकी बारीकियों को सीखना चाहिए। सर, भाषा का सुधार की बात आपने की कि भाषा महत्वपूर्ण चीज़ है जब पत्रकारिता में आप पत्रकारिता के क्षेत्र में खास तौर से, और यहीं पर आपने प्रिंट मीडिया में बात की कि प्रिंट मीडिया में जब आते हैं तो अच्छा बोलना चाहते हैं, अच्छा लिखना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको भाषा पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। भाषा में सुधार कैसे कर सकते हैं जनरली एक पत्रकार के तौर पर? अगर कोई पत्रकारिता के छात्र है वो उसमें सुधार करना चाहता है तो उसके लिए किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, और कैसे कर सकता है? भाषा, ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अच्छा बोलना एक जन्मजात गुण है। बचपन से ही अगर किसी को अच्छा बोलना आता है या किसी की वॉइस अच्छी है तो वो वैसा ही तभी वो अच्छा कर सकता है जिसके पास पहले से ये गुण हो। लेकिन इसमें थोड़ी सी भ्रांति है जिसको मैं दूर करना चाहूँगा। यदि आप स्वाध्याय करते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं और शुरुआती दौर से पढ़ते हैं, जैसे घर में कोई बच्चा है, उसकी जो प्राइमरी स्कूलिंग है वो अगर सही तरीके से हो रही है और उसी दौरान उसको पढ़ना सिखा दिया जाए चीज़ों को, तो वो आगे चलकर भाषा को लेकर उसको कोई भी समस्या नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हर व्यक्ति पत्रकारिता में करियर बनाए तभी उसको अपनी भाषा दुरुस्त रखनी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमने कई सारे क्षेत्रों में देखा होगा, चाहे हम महिंद्रा की बात करें जो कि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम फिल्म एक्टर्स की बात करें, हम पॉलिटिशियंस की बात करें, वो पत्रकारिता से उनका कोई भी दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, तब भी उनकी भाषा बहुत अच्छी है। राइट। और वे जब अपने किसी भी पत्रकार के द्वारा उनका इंटरव्यू लिया जाता है तो कभी कभी तो पत्रकार से ज़्यादा अच्छी भाषा बोलते हैं वो लोग। तो ये सिर्फ पत्रकारिता में जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए नहीं, सभी लोगों के लिए भाषा पर कमांड होना ज़रूरी है, तभी लोग उनको सुनना चाहेंगे। आप किसी भी फील्ड में एक्टिव हों, आप पत्रकारिता से इतर एक्टिंग में जाना चाहेंगे, भाषा के बिना काम ही नहीं चलेगा। आप रेडियो पे जाना चाहेंगे, मतलब जो मेन स्ट्रीम पत्रकारिता से अलग एंटरटेनमेंट मीडिया जिसको बोलते हैं, अगर आपके पास भाषा नहीं है तो आपका काम नहीं चलेगा। हाँ, थोड़ी सी इसमें परिवर्तन ये हुआ है कि अब हम टिपिकल हिंदी भाषा से हटकर क्षेत्रीय भाषाओं की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अभी तक हमारी जो पत्रकारिता थी, पिछले अगर हम 10, 15, 20 साल पहले की बात करें तो देश में 2 तरीके के मीडिया ज़्यादा पॉपुलर थे, एक तो इंग्लिश मीडिया और एक हिंदी का मीडिया। अब क्षेत्रीयता की तरफ, मतलब कि हिंदी मीडिया ने भी रूरल लैंग्वेजेस को अपनी मेन स्ट्रीम में शामिल किया है। जैसे मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो वहाँ पर जो सबसे टॉप मोस्ट चैनल है आपका MPOCG का IBC 24 और दूसरा एक INH, तो इन दोनों ने छत्तीसगढ़ी भाषा में भी स्पेशलाइज्ड एंकरिंग शुरू करी है और न्यूज़ बुलेटिन एंड छत्तीसगढ़ी भाषा में भी आ रहा है। देखिए, जब हम बात करते हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की, तो जो मास कम्युनिकेशन है, जिस क्षेत्र में जो मास ज़्यादा है, मतलब जो पब्लिक ज़्यादा है, जिस डायलेक्ट को बोलने वाली पब्लिक ज़्यादा है, उस भाषा को हमको अपनाना ही होगा। सर, मैं एक चीज़, अभी आपने छत्तीसगढ़ की बात की और छत्तीसगढ़ में लोकल भाषा में पत्रकारिता की बात की, मुझे याद आता है कई दिनों से मैं देख रहा हूँ एक पेज है दिलोक मीडिया, जो कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय का एक छात्र है, तेज साहू शायद, वो चलाते हैं। उस पोर्टल को आपने सर ऑब्जर्व किया है कि किस तरीके से लोकल भाषा में एक अलग लेवल की पत्रकारिता, जहां पर कोई मसाला नहीं है, बहुत जमीनी स्तर की पत्रकारिता है, और वो किस तरीके से, मतलब क्या देखते हैं कि इस तरीके से बच्चों को जाना चाहिए प्लेटफॉर्म पर लोकल भाषा में, जिस तरीके से तेज लेकर उस चैनल को चल रहे हैं दिलोक मीडिया? निश्चित रूप से जाना चाहिए। और तेज के बारे में एक बात बता दूं, वो जो इसका दिलोक मीडिया का कॉन्सेप्ट है वो मेरा और उसका मिलकर ही डेवलप किया गया है। मेरा स्टूडेंट रहा वो तेज, और उसके पहले उसने SMS नाम से एक शुरू किया था, फुल फॉर्म था सोशल मीडिया संवाद। वो भी बहुत पॉपुलर हुआ, फिर वो उसके एक दोस्त ने खुद से कैप्चर कर लिया तो उसने दिलोक मीडिया शुरू किया। इस तरीके के जिसको हम बोलते हैं पैरेलल जर्नलिज्म या अल्टरनेटिव जर्नलिज्म, इसकी ज़रूरत है आज के दौर में, और ये हर कोई कर रहा है, हर कोई कर सकता है। जिसके पास भी थोड़ा बहुत पढ़ने का स्किल है, थोड़ा बहुत बोलने का स्किल है और थोड़ा बहुत अपने आप को मॉडिफाई करके वो प्रेजेंटेबल बन सकता है, तो वो इस काम को कर सकता है। तेज जब पास आउट हुआ था तो हमने बोला कि अब इसके बाद आप क्या करोगे, कहीं नौकरी के लिए काम करना है तो बताओ। कहता सर नौकरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना मैं अपने इस सोशल मीडिया संवाद के YouTube चैनल से कमा लेता हूँ उससे ज़्यादा सैलरी वो लोग दे नहीं पाएंगे मुझको शुरुआती दौर में, तो मैं क्यों दूसरे के लिए काम करूँ। तो अभी जो आपने एग्जाम्पल दिया दिलोक मीडिया या तेज के SMS सोशल मीडिया संवाद का, वो पत्रकारिता की एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज हर बच्चे में, हर पत्रकारिता के स्टूडेंट के अंदर वो काबिलियत और टैलेंट है, क्योंकि लोग क्रिएटिव हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे भी समझ में आई कि आज जिस तरह की अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, जिस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे पास है, आज पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद ज़रूरी नहीं कि आप कहीं नौकरी करें।
आपके पास खुद का स्टार्टअप के लिए भी आपके पास अवसर है, मौके हैं। बहुत ज़्यादा पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। आज अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, कैमरा है, छोटा सा सेटअप है, तो हम यूट्यूब पर या फिर इस तरह के फेसबुक पेज के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से हम एक अपना खुद का इस तरह के स्पेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो हालांकि अब आपने बात की क्षेत्रीय पत्रकारिता की, क्षेत्रीय पत्रकारिता की, तो इसके साथ साथ बात अब आती है वैश्वीकरण पर भी। आज वैश्वीकरण के दौर में हम देख सकते हैं सर कि इंग्लिश भाषा का, अंग्रेजी भाषा का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और उसके साथ साथ इंग्लिश का भी। तो इससे हिंदी की पत्रकारिता क्या प्रभावित हो रही है, और क्या भविष्य में इसमें संभावनाएं कम होंगी? इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी भाषा किसी दूसरी भाषा के दखल से प्रभावित नकारात्मक रूप से नहीं होनी चाहिए, और होती भी नहीं है। हमको समय के साथ कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। हमारी आज की जो पीढ़ी है वो जिस परिवेश में उसका पालन पोषण हो रहा है, जिस माहौल में वो बढ़ रहे हैं, तो ये लाजमी है कि वो उसी तरीके की भाषा सीखेंगे जो आमतौर पर इंग्लिश और हिंदी के मिक्सअप करने से नई भाषा बनती है इंग्लिश, या हम बोलते हैं सोशल मीडिया की जो भाषा है, तो उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि आने वाले समय में यही यूथ रहेंगे। तो यूथ मतलब मास कम्युनिकेशन का आने वाला जो मास है वो तो ये यूथ है। तो उनकी उस भाषा को हम दरकिनार कैसे कर सकते हैं जब वो उसको पसंद कर रहे हैं? हाँ, हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उसमें, उस भाषा में पत्रकारिता के जो आदर्श हैं, पत्रकारिता की जो शालीनता है, जो सभ्यता है, वो कहीं दूषित ना हो। अदरवाइज़ किसी भी तरीके की भाषा, जैसे मैंने भी अभी देखिए अदरवाइज़ का इस्तेमाल किया, तो ये एक बहुत ही एक्सेप्टेबल वर्ड हो चुका है हिंदी के लिए। हम अगर बोलें अन्यथा, तो बहुत सारे आने वाली पीढ़ी में तो कई लोग इस शब्द का मतलब ही नहीं समझ पाएंगे। मतलब हिंदी को समझने के लिए शायद डिक्शनरी रखनी पड़ जाएगी। तो ये चीज़ ना हो। जो भाषा एक्सेप्टेबल है मास पब्लिक के द्वारा, हम उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। और आप इसका उदाहरण आप देख भी सकते हैं, दैनिक भास्कर पत्रिका या जितने भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं, वो अपने जो यूथ ओरिएंटेड पेजेस जो उनके आते हैं, उसमें वो हिंदी और इंग्लिश मिक्सअप भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दैनिक भास्कर के ऐप पर आप जाइए तो दोनों तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो भाषाएं दूसरी भाषाओं के शब्दावलियों के दखल से समृद्ध होती हैं, ना कि वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं। ये होना चाहिए, समय की मांग भी यही है। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर पत्रकारिता जगत में किस तरह की चुनौतियाँ हैं। और सर, आपने लंबा समय पत्रकारिता में गुजारा है, खासतौर से हिंदी पत्रकारिता प्रिंट में, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Action!